हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए, जहां 1 मिनट में 700 गोलियां दागती है ये गन। अब LAC LOC पर भारतीय सैनिकों के हाथ में आएगी ये नजर। वो कौन सी गन है दोस्तों, और कितनी संख्या में ये मशीन गन मिलने वाली हमारी भारतीय सैनिकों को, और कहां से आई है ये बताएंगे आपको। पूरी खबर क्या है दोस्तों, उससे अगली खबर में बताएंगे। जहां बिजली गुल को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अब सारा चिट्टा चाइना का खोल दिया है दोस्तों। बड़ी बात कह दिया अमेरिका के रिपोर्टिंग करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने चीन पर बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। क्या क्या कहा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही इतने GB डेटा चोरी हुई है दोस्तों, इससे रिलेटेड बताएंगे आपको। आगे बताएंगे जहां पर बलोच कार्यकर्ताओं का भारत से किया है पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की गई है दोस्तों। बताएंगे पूरी बात क्या है, उससे आगे बताएंगे आपको। जहां कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में पहली बार JC और जवान भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी चर्चा, बताएंगे कैसे। साथ ही इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के हवाई अड्डे पर दागे गए हैं रॉकेट। अमेरिकी बल ने दी है इसकी बड़ी जानकारी दोस्तों, बताएंगे। इस बड़े हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों ने रिप्लाई में क्या किया दोस्तों, हर चीज की आज आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां परमाणु हथियार की सनक में अंधा हुआ तानाशाह किम जोंग फिर से शुरू कर दिया उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पिच विवाद पर विराट कोहली ने तोड़ दी है चुप्पी। साथ ही बंगाल चुनाव से बड़ी खबरें आ रही है मोदी सरकार और TMC कार्यकर्ताओं को लेकर दोस्तों। और साथ ही जितने भाई लोग हमारे रेल में सफर करते हैं दोस्तों, और उनमें भी वो लोग जो जनरल में सफर करते हैं, उनके लिए दोस्तों बड़ी चौंकाने वाली खबर है, यानी कि अच्छी खबर दोस्तों। अगर आपको भी हम कहें कि अब से ट्रेन के जनरल बोगी में भी AC मिलेगी दोस्तों, तो आप जाहिर सी बात है चौंक ही जाएंगे। तो बताएंगे पूरी खबर क्या है दोस्तों, और कब से ये लागू होने वाला है। साथ ही मौसम विभाग से जुड़ी हर खबरें आज आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और हमारा भारत गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां 1 मिनट में 700 गोलियां दागती है ये गन। अब LAC और LOC पर भारतीय सैनिकों के हाथों में आएगी ये नजर। बता दे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन और LOC पर पाकिस्तान के साथ माहौल भले ही आजकल शांत हो, लेकिन ये दोनों देश ऐसे हैं जिन पर ज्यादा दिनों तक भरोसा नहीं किया जा सकता दोस्तों। भारत अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह के बाहरी खतरे की कीमत नहीं। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए LAC और LOC पर सैनिकों को नए हथियार दिए जा रहे हैं दोस्तों। पहले सैनिकों को अमेरिका की बनी असॉल्ट राइफल SIG-SAUR दी गई थी, तो अब इजराइल की बनी लाइट मशीन गन नेगेव यानी NG-7 देने की तैयारी है दोस्तों। सेना के सूत्रों की माने तो इस महीने के आखिर तक इन लाइट मशीन गन की डिप्लॉयमेंट शुरू हो सकती है दोस्तों। 6000 मशीन गन की पहली खेप भारत में आ भी चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी के पहले हफ्ते में ही मुंबई में इसकी पहली खेप आते ही इन्हें सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जबलपुर भेजा जाएगा। सेना के सूत्रों की माने तो इस गन का फील्ड ट्रायल अपने अंतिम चरण पर है दोस्तों, और जल्द इसे नॉर्दर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात सैनिकों को सौंपा जाएगा दोस्तों। इस मशीन गन का सौदा 19 मार्च 2020 को इजराइल की कंपनी से हुआ था दोस्तों। इस गन की कुल संख्या 16,476 खरीदने का करार हुआ है, जिनमें से 6,000 गन सेना को मिल भी चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मार्च 2022 तक बाकी गन भारत को मिल जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने और काम तो किए हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बढ़िया काम यही किया है कि हमारे सैन्य ताकतों को और भी ज्यादा मजबूती दी। अगर आप भी मानते हैं ये सबसे जरूरी कार्य था, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू मोदी जी जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिजली गुल मामले से बड़ी खबर। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि चीन और UK से हुआ था साइबर अटैक, 8 GB डेटा हुई थी चोरी। बता दे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले साल बिजली गुल होने के पीछे चीन के शामिल होने के
दावे पर हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें सही बताया है। दोस्तों महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि आगे से उनका विभाग किसी भी चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। नितिन राउत ने बुधवार को कहा है कि SADA यूनिट जो कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से बैलेंस लोड करती है, उसमें चीन, ब्रिटेन और अन्य जगहों पर 8 ट्रोजन हॉर्स मालवेयर का पता चला है। 8 GB डेटा भी चोरी हो गई है। अब आगे से हमारा डिपार्टमेंट किसी भी चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगा। दोस्तों पिछले दिनों अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी फर्म ने भी अपने रिपोर्ट में कहा था कि चीनी सरकार द्वारा आश्रय प्राप्त ग्रुप्स ने भारत में ब्लैकआउट की कोशिश की थी। दोस्तों हमने आपको ये पहले की खबर में बताया था, आज से 2 दिन पहले। ऐसे में दोस्तों आज जो ये बड़ी खबर आ रही है जहां मुंबई की महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ क्लियर कर दिया है दोस्तों कि इसमें कोई ना कोई मालवेयर था और 8 GB तक डेटा चोरी हुआ है। दोस्तों अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? दोस्तों क्या आपको भी अब लगता है कि इसके पीछे चाइना का ही हाथ था और चाइना से मुआवजा लेना चाहिए? तो कमेंट में मुआवजा चाहिए जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की अगर बात करें तो बलोच कार्यकर्ताओं का भारत से किया पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध। जी हाँ दोस्तों, बलोच नेशनल मूवमेंट यानी BNM की ब्रिटेन इकाई और उससे जुड़े संगठनों ने भारत सरकार से पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। दोस्तों संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन को सहयोग देने का आह्वान किया है। लंदन में बुधवार को बलूच शहीद दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में BNM के सदस्यों और वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस और बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आजाद जैसे समूहों ने बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों आपको बता दें हम्माल हैदर ने बांग्लादेश की आजादी में भारत के योगदान को याद करते हुए बलूचिस्तान के लिए भी वही मांग दोहराई है। दोस्तों उन्होंने कहा है भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अब उसे आगे आना चाहिए तथा पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के हमारे आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। पाकिस्तान इस्लामी आतंकवादियों को पाल रहा है और पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या चाहते हैं? क्या भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए? दोस्तों क्या वहाँ के नागरिकों के इस निवेदन को मोदी सरकार को मानना चाहिए, हाँ या ना? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा कि बलूचिस्तान की मदद करना बहुत जरूरी है और जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो कमेंट में कारण जरूर लिखिएगा। दोस्तों अगली खबर की अगर बात करें तो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार JCO और जवान भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी चर्चा। बता दें कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पहली बार JCO और सेना के जवान भी हिस्सा लेंगे। इस हफ्ते के आखिर में इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करने वाले हैं। पहले कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में केवल कमांडर इन चीफ रैंक के ऑफिसर अपने सर्विस चीफ के साथ शामिल होते थे। पहली बार देश की टॉप मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में JCO और जवान भी शामिल हो रहे जा रहे हैं। दोस्तों गुरुवार से शुरू होने वाली कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में JCO और जवान एक सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करेंगे। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के हवाई अड्डे पर दागे गए हैं रॉकेट। अमेरिकी बल ने दी है इसकी बड़ी जानकारी। बता दें दोस्तों पश्चिम इराक में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों की मौजूदगी वाले एक सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाकर बुधवार को कम से कम 10 रॉकेट दागे गए हैं। दोस्तों गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल वाइने मोरोटो ने बताया है कि अनबर प्रांत के एन अल असद सैन्य हवाई अड्डे पर सुबह 7:20 पर रॉकेट दागा गया है। दोस्तों इस हमले में किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिका ने पिछले सप्ताह सीरिया इराक की सीमा के पास ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिसके बाद ये पहला हमला है अमेरिकी सेनाओं पर। जी हाँ दोस्तों, इराकी सेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हमले से महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है और सुरक्षा बलों ने मिसाइलों के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च पैड को ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि 1 महीने में हुआ इराक पर यह दूसरा हमला है। दोस्तों हमले को पोप फ्रांसिस के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अमेरिकी सेना पूरी तरह बौखला गई है दोस्तों और इसकी पूरी छानबीन करने में लग गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां परमाणु हथियारों की सनक में अंधा हुआ तानाशाह किम जोंग, फिर शुरू हुआ उत्तर कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। बता दें
संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा है दोस्तों। तो वहीं अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने इसकी जानकारी दी है। एजेंसी ने कहा है कि परमाणु हथियारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि 2 साल से अधिक समय से परमाणु हथियारों के उत्पादन को लेकर चलने वाली बातचीत रुकी हुई है। तो वहीं देश के शीर्ष नेता और तानाशाह किम जोंग उन देश को परमाणु शक्ति से संपन्न मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए बिल पेश कर दिया गया है। अगर मुहर लग गई दोस्तों इस पर तो ड्रैगन को उठाना पड़ेगा। ये भारी नुकसान आपको बता दें, अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है दोस्तों। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। यदि इस बिल पर मुहर लगती है तो चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल किए जाए और पुरानी हो चुकी वन चाइना पॉलिसी को रद्द की जाए। आपको बता दें, अमेरिका जिस तरह का रुख चीन को लेकर अपनाया हुआ है उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि बिल पर मुहर लग सकती है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने अचानक ताइपे के साथ औपचारिक संबंध समाप्त कर दिए और चीन के साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान कर दी है दोस्तों। चलते अगली खबर की ओर इससे जुड़ी, जहां पर म्यांमार में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई है गोलियां। जहां 14 साल के एक बच्चा और 14 साल के बच्चा सहित 6 लोगों की हो गई है मौत। बता दें, म्यांमार में विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। तख्ता पलट के बाद से सेना प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए हर हिंसक कदम उठा रही है, लेकिन लोग अपनी लोकतंत्र की मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ सेना द्वारा किए गए तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बुधवार को कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है दोस्तों। सोशल मीडिया और स्थानीय खबरों में मृतकों की संख्या के बारे में बताया गया है दोस्तों। ऐसे में अगली खबर की अगर बात करें तो इमरान खान के देश का अजब ही है हाल। पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाने के बाद भी 3 लोगों को हो गया है कोरोना। बता दे, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है दोस्तों। इन्हीं देशों में एक पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में हाल ही में लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है दोस्तों। इसी बीच लाहौर के मायो अस्पताल के 3 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो गया है दोस्तों। अस्पताल के सूत्रों ने बताया है कि हाल ही में हेड नर्स, वार्ड इंचार्ज और डॉक्टरों को वैक्सीन लगवाई गई थी, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद ही वे कोरोना से संक्रमित पाए गए। डॉक्टर ने 23 फरवरी को वैक्सीन लगवाई, जिसके 5 दिन बाद उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई देने लगे। तो वहीं हेड नर्स और वार्ड इंचार्ज ने जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब टीका लगवाया था दोस्तों। उनमें 15 दिनों के बाद कोविड-19 के संक्रमण फिर से मिले हैं। ऐसे में दोस्तों चाइना से लिया गया ये कोविड-19 का वैक्सीन फेल होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और पाकिस्तान जिस प्रकार से चाइना पर भरोसा बना रहा है, आज उसका चाइना पर से भरोसा भी परास्त हो गया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत हमेशा हर चीज में अव्वल था, अव्वल है और अव्वल ही रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में हमें गर्व है कि हमने भारत में जन्म लिया है, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो चीन ने जिनपिंग के वफादारों की पहचान के लिए शुद्धिकरण अभियान शुरू किया है दोस्तों। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है, तो वो 8 साल से सत्ता में है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ दिया है दोस्तों। हालांकि चीन में सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं है। शी अब इस सोच को बदलने के लिए माओ जैसी सुधार मुहिम चला रहे हैं दोस्तों। जिनपिंग ने वरिष्ठ नागरिकों, अधिकारियों से अपील की है कि चीनी राजनीति की गंदी दुनिया को साफ कर उसका
का शुद्धिकरण किया जाए, यानी प्योरीफाई किया जाए दोस्तों उसको। लेकिन ये काम काफी मुश्किल है क्योंकि लगभग हर हफ्ते नए घपले सामने आ रहे हैं, जिनसे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और आम लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो ऊर्जा के लिए रूस पर बढ़ेगी निर्भरता। मॉस्को में भारतीय कंपनियों ने स्थापित किया है एनर्जी सेंटर। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के बढ़ते दाम के बीच भारत अपने पुराने मित्र रूस से अधिक खरीदारी की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। हाल ही में मॉस्को में भारत की 5 सरकारी कंपनियों ने एनर्जी ऑफिस खोला है दोस्तों। दोनों देशों की सरकारों के बीच पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सेक्टर में बड़े अहम सौदों को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में रूस और अमेरिका भी 2 बड़े तेल व गैस आपूर्तिकर्ता देश होंगे दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक इस वर्ष फरवरी में विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला की मॉस्को यात्रा के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत में एनर्जी सेक्टर में सहयोग प्राथमिकता पर रहा है दोस्तों। भारत भी रूस के एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाना चाहता है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भारत को अब आत्मनिर्भर होकर के आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करना है दोस्तों, और भारत को एक सबसे टॉप वाले लक्ष्य पर लेकर जाना है, तो हम भी भारत को सबसे आगे देखना चाहते हैं। ऐसा कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो इमरान खान के दौरे के बाद श्रीलंका ने भारत को लेकर किया है ये अहम फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले हफ्ते ही श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे, तो भारत श्रीलंका संबंधों को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार ने श्रीलंका से कहा था कि प्रधानमंत्री इमरान खान वहां की संसद को संबोधित करना चाहते हैं। श्रीलंका ने शुरू में ही इसे मान भी लिया था, लेकिन बाद में उसे लगा कि इमरान खान कहीं संसद में कश्मीर का मुद्दा ना उठा दे, इसलिए श्रीलंका को डर था कि इससे भारत से संबंध और खराब हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीने पहले ही श्रीलंका ने भारत और जापान को अपने एक अहम प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था दोस्तों। श्रीलंका के लिए भारत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी उसके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। लेकिन मंगलवार को श्रीलंका ने एक ऐसी ही कोशिश जारी की है दोस्तों, और जिस प्रोजेक्ट से भारत जापान को बाहर किया उससे एक विकल्प के तौर पर दोनों देशों को नया ऑफर दिया है दोस्तों। श्रीलंका ने मंगलवार को कहा है कि वो कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का विकास भारत और जापान के साथ मिलकर करेगा। 1 महीने पहले राजपक्षे सरकार ने देश की अहम राष्ट्रीय संपत्तियों में विदेशी दखल के प्रतिरोध का हवाला देते हुए भारत और जापान का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए किए गए समझौते से बाहर कर दिया था दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए, श्रीलंका के इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां यूएई के रेगिस्तानों में भारतीय वायुसेना दिखा रही है अपना 7 देशों का डेजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास शुरू हो गया है दोस्तों। भारतीय वायुसेना का नया लड़ाकू विमान राफेल और पुराने फाइटर जेट्स संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में 3 मार्च यानी कल से गरज रहे हैं दोस्तों। ये अगले 24 दिन तक गरजते रहेंगे, अपने युद्ध कौशल से दुश्मनों को दिखाते रहेंगे कि भारत की सेनाएं किसी से कमजोर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 6 वॉरफेयर एक्सरसाइज शुरू हुई है। इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, बहरीन और सऊदी अरब की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं दोस्तों, और ये एक्सरसाइज 27 मार्च तक चलने वाली है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इन सभी देश के सेनाओं में सबसे बेस्ट भारत की सेना है और इस युद्धाभ्यास के बाद भी भारत ही सबसे आगे निकलेगा, तो कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना सबसे नंबर 1 जरूर लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो यूपी में निषादों को मिल जाता आरक्षण पर कांग्रेस ने ही डुबोई नैया। नदी यात्रा को समाज ने बताया है दिखावा। बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 दशक से लगातार गोते खा रही कांग्रेस निषादों की टूटी नाव में सवार हो गई है दोस्तों। ये वही नाव है जिसे अब तक डुबोए रखने का असल कसूरवार निषाद समाज के लोग कांग्रेस को ही मानते हैं। प्रयागराज से नदी यात्रा शुरू कर चुकी कांग्रेस के सामने सवाल हिलोरे मार रहा है दोस्तों कि यदि निषाद समाज को अधिकार दिलाने की पार्टी की मंशा है तो 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को तब केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने क्यों मंजूर नहीं किया दोस्तों। अगली खबर
खबर की अगर ऐसे में बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कांग्रेस अब सिर्फ ट्वीट करने वाली पार्टी है, आरएसएस को समझने में राहुल गांधी को लगेगा वक्त। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पिच विवाद पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी, आलोचकों को दिया है करारा जवाब। बता दे भारत ने इंग्लैंड को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 4 मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में 10 विकेट से मात दी है। दोस्तों सीरीज का आखिरी मुकाबला भी इसी स्टेडियम में होगा। इससे पहले कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस मैदान की पिच की आलोचना की है। इसी बीच भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पिच की आलोचना करने वालों को करारा जवाब दिया है। दोस्तों आपको बता दें विराट कोहली ने कहा है कि स्पिन होती पिचों के बारे में हमेशा ज्यादा हो हल्ला और कुछ ज्यादा ही बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि स्पिनिंग ट्रैक को लेकर सब बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी मीडिया को इन सभी लोगों को जवाब देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे और विराट कोहली की बात का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना बताइएगा जरूर। अगली खबर की अगर ऐसे में बात करें तो पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और जेपी नड्डा करेंगे 50 रैली, साथ ही अमित शाह भी 50 रैली करने वाले हैं। दोस्तों साथ ही अगली खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को बड़ा झटका, कैश निकालने जमा करने पर अब देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है तो आपको ये खबर निराश कर सकती है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अब कैश जमा करने कैश निकालने पर चार्ज लगा दिया है। दोस्तों नए चार्ज 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। अकाउंट टाइप के हिसाब से चार्जेस भी अलग अलग लगने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें जिन भाइयों का बेसिक सेविंग अकाउंट है उन पर महीने में 4 बार कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं होगा। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए या कुल निकाली गई राशि का 0.50% चार्ज लगेगा। दोस्तों हालांकि कैश जमा करने पर आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, आप कितना भी चाहे कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट पर भी अलग अलग चार्ज लगा है। दोस्तों अगर आपका भी इंडिया पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है दोस्तों और आप उसमें पैसे जमा या निकालते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर थी। दोस्तों अगर आपको भी करंट अकाउंट के बारे में भी जानना है तो कमेंट में जरूर पूछेगा। दोस्तों आपको हम वहीं के वहीं जवाब दे देंगे। साथ ही अंतिम खबर की अगर बात करें तो साल के अंत तक रेलवे के जनरल डिब्बों में भी होगी एसी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे आम आदमी की रेल यात्रा को बेहतर शानदार बनाने के लिए योजना बना रही है। आम आदमी के लिए रेल यात्रा का अनुभव ही बदल जाएगा। हमारी सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि इस साल के अंत तक रेलवे एयर कंडीशनर वाले जनरल सेकंड क्लास कोच लॉन्च कर देगा। इकोनॉमी एसी 3 टियर कोच लाने के बाद अब रेलवे अनारक्षित सेकंड क्लास कोच को एयर कंडीशनर बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों इसके अलावा भी रेलवे कई बदलाव करने वाला है जिससे आम आदमी का रेल यात्रा का अनुभव बेहद शानदार हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों कितने लोग ये मानते हैं कि रेल की सुविधा बढ़ा देने से हमारा भारत आधे से ज्यादा सुधर जाएगा? कौन कौन ये बात कहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए